नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक चल रही है। इस दौरान अमेरिका के वो दुश्मन भी शामिल जो अमेरिका को लगातार मुंह दिखा रहे हैं। कई भारत के भी हैं, चीन है, पाकिस्तान है। बावजूद इसके भारत इस बैठक में मौजूद है और न सिर्फ मौजूद है बल्कि इस संगठन का सदस्य होने के नाते भी दुनिया को तरक्की के मंत्र दे रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, तब चीन के दबदबे वाले इस संगठन में भारत अपना पावर शो दिखा रहा है। तो चलिए आज भारत के इसी पावर शो को दिखाने के लिए पेश करते हैं हमारा खास कार्यक्रम पावर शो इन समरकंद। एक तरफ जहां समरकंद में दिन भर समिट के दौरान साझा बैठकें चल रही थी, तो पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई थी। दरअसल दुनिया यह देखना चाहती थी कि दुनिया का पावर सेंटर बना भारत कैसे अपने हितों के लिए दुनिया के सामने झुकने की बजाय दुनिया की महाशक्तियों को झुका रहा है। आखिर कैसे भारत समरकंद में हिंदुस्तान की सॉलिड कूटनीति को रिझा रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। समरकंद के आसमान में सतरंगी पटाखे रोशन हो रहे थे जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने समरकंद पहुंचे थे। खुद उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अपारिवोव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। भारतीय प्रतिनिधि के स्वागत में बॉलीवुड का गीत संगीत बजाया जा रहा था। उज्बेकिस्तान में भारत का गर्मजोशी से ये स्वागत का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी था। जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट के ग्रुप फोटो सेशन में पहुंचे, तब भी वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान का दम दुनिया ने देखा था। खुद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। ये पहला मौका था जब समिट के दौरान पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना सामना हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज उस समय दुनिया भर के लिए देखने लायक थी। एससीओ समिट का वो प्रोग्राम जिसमें सभी एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनकी फोटो एक साथ खिंचनी थी, वो सेशन पूरा हो चुका है और इंतजार था बॉडी लैंग्वेज का। और बॉडी लैंग्वेज जो फोटो सामने आई उसमें साफ नजर आ रहा है कि भारत का अपना एक स्टैंड है। ना कोई आई कांटेक्ट, ना कोई हैंडशेक। फोटो खिंचवानी एक लाइन में ज़रूरी थी, एक साथ खिंचवानी ज़रूरी थी, वो खिंची गई। लेकिन हम जो सब लोग उत्सुक थे कि इसके बीच में कोई आई कांटेक्ट, कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव और उससे किसी भी तरह का कोई संकेत जो यहाँ पर नजर नहीं आता दिखा फोटो में। शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे देर से पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने तक वैश्विक नेता इस सोच में थे कि पीएम मोदी इस बार दुनिया को संबोधन में क्या कहेंगे।
लेकिन वो पल भी आया जब पीएम मोदी ने 4 मिनट 49 सेकंड के छोटे से भाषण में दुनिया को तरक्की के 5 मंत्र दिए। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। 70,000 स्टार्टअप वाला भारत इनोवेशन में सबका सहयोग करेगा। एससीओ के देशों के बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे सप्लाई चेन और परस्पर सहयोग आसानी से हो सके। मोटे अनाज उपजाकर खाद्य संकट से उबरना है। एससीओ के सदस्य देशों को भी पारंपरिक इलाज शुरू करना है। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। जो देश दुनिया की 40% आबादी का नेतृत्व करते हैं, उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती इकोनॉमी का गर्व से जिक्र किया। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने जो कहा, उसमें उन्होंने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था। उनके संदेश में खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कूटनीतिक तरीके से ड्रैगन को खूब सुनाया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में ये बता दिया कि भारत चीन से ज्यादा अच्छे, अपेक्षाकृत सस्ते सामान और तकनीक विकसित करने की क्षमता रखता है। साथ ही उन्होंने दक्षिण एशिया की शांति के लिए चीन का बिना नाम लिए ये भी सुना दिया कि भारत चीन की तरह धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आपसी विश्वास और सहयोग का समर्थन करता है। एक और जहां पीएम मोदी ने चीन को सख्त लहजे में खूब सुनाया, तो पाकिस्तान को दो टूक कहने में जरा भी नहीं सोचा। उन्होंने इशारों में अफगानिस्तान को मदद में रोड़ा अटकाने को लेकर पाकिस्तान को खूब सुना डाला। समिट के दौरान मोदी के भाषण में दोस्त रूस के लिए भी संदेश था। भारत ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर इशारों में ये बता दिया कि उसकी वजह से दुनिया में कई दिक्कतें भी पैदा हुई हैं और भारत ने दुनिया के हर संकट का हरण किया है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है
जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। इधर भारत की खरी खोटी सुनने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर शांति और आतंकवाद का राग अलाप दिया। उसने खुद को इतना मासूम दिखाना चाहा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आतंक पर भारतीय पत्रकार के एक सवाल पर शहबाज की चुप्पी ने सब कुछ बयान कर दिया। कैसे करेंगे? लेकिन सर, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है सर, आतंकवाद पे आप बोल के जाइए। भारत शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला इकलौता ऐसा देश है जो मौजूदा हालात में समरकंद का सिकंदर साबित हो रहा है, क्योंकि एक और जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में एक टांग पर खड़ा है, वही चीन कोरोना महामारी और विस्तारवाद की नीयत के मारे दुनिया की नजरों से गिर चुका है। वही पाकिस्तान तो अपने ही कर्मों का अंजाम भुगत रहा है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया को विकास का मंत्र दे रहा है। ऐसा में ये तो खुद ही पता चल रहा है कि आखिर भारत कैसे मौजूदा हालात में समरकंद का सिकंदर साबित हुआ है। हम कांग्रेस सेंटर है, दरअसल सिग्नेचर जो है, जिसे कहते हैं कि साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन, वो हो चुका है, जिसमें तमाम 30 से 40 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर साइन किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आया है कि कोई यूनिलैटरल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। दरअसल जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की स्थिति जब शुरुआत हुई, तब यूएस ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रशिया पे लगाए। उसमें से एक रेस्ट्रिक्शन था कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, और हमने पहले भी इस बारे में बताया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि रशिया इकोनॉमी के मामले में, या रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसकी स्थिति अब बहुत बुरी तरह खराब होने वाली है, और उसकी भी रणनीति जो है पुतिन ने और चाइना ने मिलकर तय की। लेकिन आज जो बहुत सारे डिक्लेरेशन हुए, उसमें एक बड़ा जो चीज़ निकल कर आई है वो ये आई है कि किसी भी राष्ट्र पे यूनिलैटरल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता। और उसमें इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया कि रशिया के ऊपर जिस तरीके से यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। एससीओ के जितने भी रीजनल जो ये ग्रुपिंग है, उसमें आपसी सहयोग की बात हुई है, जहां पर खुद जो टेरर को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, उसने टेररिज्म से खुद को त्रस्त बताया और कहा कि एक स्ट्रक्चरल मेथड होना चाहिए, जिससे हम चाहे फिर अफगानिस्तान की स्ट्रक्चरिंग हो, उसको सपोर्ट हो, चाहे फिर टेररिज्म की बात हो, या फिर और भी जिसमें फूड सिक्योरिटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी। ये तमाम मुद्दों पर महत्वपूर्ण आज ये चर्चाएं हुई। फिलहाल बायलैटरल टॉक्स की महत्वपूर्ण बैठकों का दौर भी चल रहा है। हम यहाँ पर कांग्रेस सेंटर में मौजूद हैं और आपको लगातार एक एक अपडेट देते रहेंगे। इधर पाकिस्तान जहाँ वैश्विक मंच पर कंगाली का रोना रोकर मदद की मांग कर रहा है, और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के हाथों में हाथ डालकर संबल की आस कर रहा है, तब समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकातों ने दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए ना तो किसी के आगे झुकेगा और ना ही किसी के दबाव में आएगा। साथ ही चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश देकर भी भारत ने दुनिया को समरकंद में खुद का पावर शो भी दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां भारत वैश्विक मंचों पर अपना दमखम दिखा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जो खुद को बेइज्जत कराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। समरकंद में एससीओ बैठक के दौरान ऐसे कई मौके देखने को
लेकिन भारत ने मिलना तो दूर, शहबाज को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। अब पाकिस्तान के बेइज्जत होने की एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है शहबाज और पुतिन की मुलाकात की, यानी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज ईयरफोन नहीं लगा पाए और ये देखकर पुतिन भी शहबाज की हालत देख मुस्कुरा गए। शहबाज के पुतिन से मुलाकात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहबाज ट्रांसलेटर टूल नहीं लगा पा रही थी। उनका ईयरफोन बार बार नीचे गिरा। उन्होंने कई बार ट्रांसलेटर टूल को लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार परेशान होकर शहबाज ने मदद मांग ही ली। शहबाज ने कहा, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तो एक सहायक उनकी तरफ दौड़ा और ईयरफोन लगाया, लेकिन उनके कान से ईयरफोन फिर भी गिर गया और ये देख पुतिन अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? No. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Все нормально? Вот так вот делается. कुछ भी कहो, यह पाकिस्तान के आला कमान अजीब ही चीज है। कोई भी मौका नहीं छोड़ते देश को बेइज्जत कराने का, चाहे खुद की धरती हो या विदेशी धरती, चाहे इमरान हो या फिर शहबाज। सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही तो वजह है पाकिस्तान के डूबने की, क्योंकि जहां ऐसे नेता होंगे उस देश के हाल बेहाल ही तो होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, समरकंद में एक और ऐसा मौका आया जब भारतीय पत्रकार के एक सवाल पर शहबाज नंगा हो गया। आतंकवाद पर राग अलापने वाला पाकिस्तान आतंकवाद के सवाल पर चुप हो गया और बिना कुछ बोले ही उनका प्रधानमंत्री निकल गया। असद मजदूर को लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर को लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. अब ऐसे में पाकिस्तान ने ये तो बता दिया कि वो कितना बड़ा दोगला है, साथ ही दुनिया के सामने खुद के देश को शहबाज ने एक बार फिर से बेइज्जत कर दिया और ये भी बता दिया कि जिस देश में नेता ऐसे होंगे उस देश का हाल क्या होता है, पाकिस्तान को जाकर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैसे भारत ने चीन और पाकिस्तान को विदेशी सरजमी पर उनकी औकात दिखाई, कैसे भारत ने कूटनीतिक तरीके से विस्तारवाद और आतंकवाद दोनों को आंखें दिखाई, ये एससीओ समिट में दिखाई देता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि भारत के लिए कैसे 2023 शक्ति संपन्न होने वाला है। दरअसल दिसंबर 2022 की शुरुआत में भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक समूह यानी कि G20 की अध्यक्षता करेगा
और इसके बाद भारत साल 2023 में नाटो को टक्कर देने वाले संगठन एससीओ की मेजबानी करेगा, जिसके बाद अब दिसंबर से भारत की सरजमी पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसी के साथ भारत के पास अपनी विदेश नीति को और भुनाने का सुनहरा मौका होगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये चाल आत्मविश्वास की नई दास्तां है। ये चेहरा बताता है कि विश्व की राजनीति का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इन आंखों में यह भरोसा समाया है कि दुनिया अब भारत को नकार कर एक और कदम आगे बढ़ा रही है। इन आंखों में यह भरोसा समाया है कि दुनिया भारत को नकार कर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। ये तस्वीर बताती है कि भारत है तो दुनिया में शांति है। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों को बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। समरकंद में दुनिया ने मोदी का नया आत्मविश्वास देखा। 125 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री की ताकत को महसूस किया। दुनिया ने समझा कि आखिर ये आत्मविश्वास क्यों इतना बड़ा है। आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिसमें टर्की के साथ भारत की मुलाकात हुई और टर्की के लिहाज से चाहे फिर वो कल्चर हो, कनेक्शन हो, फूड सिक्योरिटी हो, तमाम इन मुद्दों पर लंबी वार्ता की गई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई वो अपने लंबे और पुराने दोस्त रशिया के साथ हुई। जाहिर तौर पे रशिया 6 दिसंबर 2021 में इंडिया पर पुतिन आए थे और वहां पर भी बहुत सारे एमओयू साइन हुए। लेकिन दरअसल रशिया के साथ जो आज ये बैठक हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि यूएन के भी स्ट्रैटेजिक बैलेंस को लेकर तमाम ये चर्चा यहाँ पर की गई और बहुत और महत्वपूर्ण, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहा। रशिया के साथ और भी कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बैठक हुई वो उज़्बेकिस्तान के साथ हुई। उज़्बेकिस्तान जो है वो एक तो होस्ट था, दूसरी बड़ा मुद्दा है कि भारत के साथ उज़्बेकिस्तान के संबंध और बढ़िया और मजबूत बनाने का प्रयास लगातार भारत भी करता है। तो उज़्बेकिस्तान कल्चरल बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी है और आज से नहीं, बरसों साल पुराना, लगभग 500 साल पुराना संबंध है। और ऐसे में जिस उज़्बेकिस्तान में ऑयल है, फ्री नेचुरल गैस की बात करें या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है और यूरेनियम है और ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी में काम आती हैं, तो उसके लिहाज से भारत और उज़्बेकिस्तान या मध्य एशियाई कंट्रीज से संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपको ईस्ट से वेस्ट का यानी कि पूरब से पश्चिम तक जमीन के रास्ते से जाना है तो आपका रास्ता मध्य एशियाई देशों से होकर गुजरता है। और भारत को अच्छे से पता है कि जब उनको ट्रेड बढ़ाना है और यूरोप के रास्ते जाना है तो मध्य एशियाई देशों से उनके संबंध बेहतर होने चाहिए। दरअसल जिस दौर में पूरी दुनिया कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रूप से परेशान हो रही थी, उस दौर में उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 3 महाशक्तियों का मिलना हुआ। भले ही भारत ने चीन के साथ कोई मुलाकात नहीं की, लेकिन चीन की तरफ से भारत को लगातार मिल रहे समर्थन ने भारत के हर मोर्चे पर विजय गाथा बता दी। अब एससीओ के बाद भारत कुछ महीनों के बाद फिर से दुनिया भर की लाइमलाइट में रहने वाला है। भारत अब दिसंबर में G20 की मेजबानी करने वाला है।
इसी के साथ ही भारत को एक बार फिर से वो मौका मिलने वाला है जिसमें वो पूरी दुनिया को अपनी कूटनीति से सम्मोहित कर सकता है और बता सकता है कि भारत है तो दुनिया में शांति है, विकास के मार्ग है और आर्थिक रूप से संबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।